Hi guys and welcome back to my channel. I am Tanya Singh and today we are discussing the topic Position Levy Scheme under Section 10 CGST Act. अगर आप GST का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, BBA के हैं, MBA के हैं, CA के हैं, तो ये जो टॉपिक है आपकी GST के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजिली समझ पाएँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम होता क्या है। अब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं ना, यानी स्मॉल सेलर्स होते हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो नॉर्मल GST चार्ज कर सकते हैं, जैसे हर एक गुड पे जो वो बेचेंगे, उस हर एक गुड पे जब भी वो बेचेंगे कस्टमर से GST चार्ज कर देंगे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। या फिर इन सब प्रोसीजर्स, इन सब ये जो फॉर्मेलिटीज़ है ना, इससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। अब ये कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में एनरोल करने का मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि आपको इंस्टेड ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑन एवरी गुड दैट यू आर सेलिंग, आप अपने पिछले साल की इनकम पे एक कुछ परसेंटेज अपनी पिछले साल की इनकम पे टैक्स पे करेंगे और वो गवर्नमेंट को हर साल दे देंगे। जैसे मान लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ। अब मैं एक स्मॉल सेलर हूँ। अब मेरे को क्या है कि यार मुझसे GST नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं हर बार अपने रिटर्न्स फाइल करती रहूँ, बहुत सारे प्रोसीजर्स करती रहूँ, रजिस्टर करती रहूँ और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करती रहूँ। ठीक है, तो मैंने बोला चलो मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आ जाती हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं इसमें एनरोल कर लेती हूँ। तो मुझे गवर्नमेंट ने बोला कि आप पहले ये बताओ आपकी पिछले साल की इनकम कितनी थी, पिछले साल का टर्नओवर कितना था। मैंने बोला 1 लाख। उन्होंने बोला ओके, हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है मान लेते हैं 1% है। तो उन्होंने बोला आप अपने इस 1 लाख का 1% हमें इस साल एज अ टैक्स दे दो बस। तो मैंने बोला ओके, कितना हो गया? 1000 हो गया। मैंने उनको दे दिया बस। अब उन्होंने बोला अब आपको GST हर गुड पे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, बस ये एक टैक्स पे कर दो और ख़त्म कहानी। तो अपने एग्रीगेट टर्नओवर पे, यानी जो आपका इस साल से पहले वाला साल है, उसके एग्रीगेट टर्नओवर पे आपको एक परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है और सिर्फ वही देना होता है। हर गुड पे, हर सर्विस पे आपको GST चार्ज नहीं करनी। ओके, ये होता है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। सेक्शन 10 के अंदर आता है CGST एक्ट। अब आगे समझते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंदर आ जाते हैं तो आप GST चार्ज नहीं कर सकते। भाई तुमने तो बोला मुझे GST नहीं चार्ज करना, इसीलिए तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आए हो ना, तो अब GST कलेक्ट भी मत करना। ये मत करना कि एक तरफ बोल रहे हो मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में भी हूँ और फिर अपने जितने भी गुड्स सेल कर रहे हो उस पर GST भी चार्ज कर रहे हो। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप GST नहीं चार्ज कर रहे हो तो ITC भी नहीं ले सकते हो। अब ITC क्या होता है? ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ और मैंने ना रॉ मटेरियल ख़रीदा सप्लायर से। अब मैं सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीद रही हूँ तो GST दूंगी। वो जो GST मैंने सप्लायर को दिया उसको बोलते हैं इनपुट GST, ठीक है। अब वो गुड्स, रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स बनाए, ठीक है भाई, मैंने फिनिश गुड्स बनाए, उसको मैंने बेचे। जब मैंने फिनिश गुड्स बेचे तो मैंने GST चार्ज किया, वो मैंने कस्टमर से लिया, उस GST को बोलते हैं आउटपुट GST। अब मैं GST किसके लिए चार्ज कर रही हूँ? गवर्नमेंट को देने के लिए। गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि मान ले तूने इनपुट GST जो, यानी कि जो मैंने सप्लायर को पे किया था वो तूने पे किया है 5000 रुपये, ठीक है, और तूने जो कलेक्ट किया है वो है मान ले 10,000 रुपये। तो तुझे मुझे 15,000 देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कर, तूने 10,000 तो कलेक्ट कर लिए, जो भी तेरे जो भी कस्टमर्स थे उनसे, उसमें से अपना इनपुट टैक्स माइनस कर, यानी वो 10,000 में से 5,000 जो मैंने पे किए थे वो मैं माइनस करूँगी और 5,000 का मुझे बेनिफिट हो जाएगा, है ना। ये जो 5,000 का बेनिफिट है इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। अब आप क्योंकि GST ही नहीं चार्ज कर रहे हो तो फिर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम वालों को ITC का भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा हर साल, हर क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर यानी 4 महीनों का सेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मान लो कि ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसके नेक्स्ट का जो मंथ होगा ना
उसकी 18th डेट से पहले आपको अपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का क्वार्टर है तो मई 18 से पहले मुझे अपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होंगे अगर मुझे कॉम्पोजिशन लेवी में एनरोल रखना है अपने आप को, ठीक है। इसके बाद आता है कंडीशंस टू अवेल कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। अच्छा, 3 चीज़ें हैं। पहले तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। अगर आप वो एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट के अंदर है तो आप एलिजिबल होते हैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अलाउ नहीं करा गया है कि वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आ सके, ठीक है। एंड कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे, जो रूल 5 में बताए गए हैं CGST के हिसाब से, जो आपको फुलफ़िल करने होंगे अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में रहना चाहते हैं। तो पहले आ जाता है टर्नओवर। अब देखो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इन सारी जगह पे आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 75 लाख। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अपना रजिस्टर है आपकी बिज़नेस, तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट है 1.5 करोड़। इससे ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में एलिजिबल नहीं हैं। समझ आ रही है बात? या तो 75 लाख स्पेशल स्टेट्स में या फिर 1.5 करोड़ बाकी स्टेट्स में। इससे ज़्यादा टर्नओवर आपकी पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की इन सारी लिमिट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में एलिजिबल होना चाहते हैं तो, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालें? एग्रीगेट टर्नओवर, जैसे मैंने कहा कि आप जिस ईयर में काम कर रहे हैं उससे पहले का 1 साल यानी प्रीवियस ईयर देखा जाएगा, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर में जो भी आपने टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हैं वो इंक्लूड करी जाएंगी। इसके अलावा कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो इंक्लूड करी जाएगी, पर इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट अगर आपने किया है कोई गुड्स एंड सर्विसेज और इंटर स्टेट सप्लाईज की है वो आपकी सारी इंक्लूड हो जाएगी एग्रीगेट टर्नओवर में। अच्छा, तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? पहला तो अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर इनवर्ट सप्लाई में पेमेंट की है। इनवर्ट सप्लाई तो आप समझ के होंगे, इनवर्ट सप्लाई था जब मैं अपने रॉ मटेरियल लेने के लिए सप्लायर को टैक्स पे करती हूँ। तो क्या होता है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जब मेरा सेलर जो होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है तो बायर अगर रजिस्टर्ड है तो बायर से डायरेक्टली टैक्स ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे फार्मर है, फार्मर अगर काजू बेच रहा है और किसी बिज़नेस ने उससे काजू ख़रीद लिए ताकि वो अपने बिज़नेस में यूज़ करके उसको बेच सके, तो फार्मर से जीएसटी लेने के बजाय गवर्नमेंट क्या करती है कि उस बिज़नेस से जीएसटी ले लेते हैं डायरेक्ट। इसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंदर बायर पे करता है जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को। वैसे भी बायर ही करता है, पर यहाँ पे आप सेलर को नहीं देते हैं, बायर सेलर को नहीं देता, डायरेक्ट गवर्नमेंट को देता है। तो अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो आप उसको इधर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई जीएसटी पे किया किसी भी टाइप का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, तो उसकी भी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी जाती, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ की लिमिट से कम बनता है तो आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल नहीं हो सकते हैं? अच्छा, इससे पहले ये समझते हैं कि एक नया प्रोविज़न आया है 2018 में। इस प्रोविज़न के अंदर ये कहा गया है कि देखो, पहली बात तो ये समझो, जो भी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंदर आते हैं ना वो 2 ही कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले तो वो जो गुड्स का बिज़नेस करते हैं यानी गुड्स सेल करते हैं, और दूसरे वो जो रेस्टोरेंट सर्विसेज में यानी फूड ड्रिंक्स का बिज़नेस करते हैं। इसके अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यानी जिसका बिज़नेस सर्विस का है वो इस पर्टिकुलर स्कीम में एलिजिबल नहीं होता है। क्या बोला मैंने? कि जो सर्विस बेच रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी बिज़नेस सर्विस सप्लाई करने की है, वो इस बिज़नेस में अलाउड नहीं होता है, वो इस कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में अलाउड नहीं होता है, उसको जीएसटी ही चार्ज करनी होती है। पर एक नया प्रोविज़न आया 2018 में। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग
इन्होंने बोला कि मान लो किसी का बिज़नेस है, मेन बिज़नेस उसका गुड्स बेचने का ही है, पर गुड्स के साथ साथ वो कुछ और भी सप्लाई करना चाहता है। वो सप्लाई क्या है? सर्विस की। जैसे मान लेते हैं मैं एसी बेचना चाहती हूँ, मैं एसी बेच रही हूँ, तो उसके अंडर मैंने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में एलिजिबल हूँ मैं। पर अब मैं एसी के साथ साथ कुछ सर्विस भी बेचना चाहती हूँ, जैसे कि एसी की सर्विस हो गई, है ना, उसकी मेंटेनेंस हो गई, रिपेयरिंग हो गई, ऐसी सर्विस भी मैं एसी के साथ बेचना चाहती हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के। पर यहाँ एक कंडीशन हो जाती है, अगर आप गुड्स के साथ सर्विस बेचना चाहते हैं तो सर्विस जितनी मर्जी सर्विस बेच लो, ऐसे नहीं होता। आपको दो वैल्यू कैलकुलेट होती हैं, पहली 10% ऑफ आपका टर्नओवर या 5 लाख, इनमें से जितना भी हायर होगा उससे ज़्यादा आप जो है अपना सर्विस बेच नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए वैसे तो उनका बिज़नेस जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स का ही है, एक्सक्लूसिवली गुड्स ही बेचते हैं, पर उन्होंने सोचा यार अब मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में तो एलिजिबल हूँ, मैं सर्विस भी बेच लेता हूँ उसके साथ, गुड्स के साथ। तो उनके लिए अब इस स्कीम के अंदर क्या है कि उनका टर्नओवर कितना लिखा है? 130 लाख। ठीक है, 130 लाख। तो इनको या तो वो 10% ऑफ 130 लाख या 5 लाख, जो भी हायर होगा उतनी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। यानी 13 लाख की सर्विस अपने एक साल में वो कर सकता है। 13 लाख से ज़्यादा अगर वो करेंगे तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करी जा रही है कि अगर कोई गुड्स बेचता है पर उसके साथ सर्विस भी बेचना चाहता है तो सर्विस कहाँ तक बेच सकता है? या तो 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख, जो भी हायर होगा उतनी ही वैल्यू तक वो सर्विस बेच सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोविज़न है ये रेस्टोरेंट सर्विसेज पे अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई हो जाती है। ये एक लौती ऐसी सर्विस है जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में अलाउ करी गई है। इसके अलावा जितनी सर्विसेज है वो ऑल्टरनेट कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। ऐसे कौन लोग हैं जिनको अलाउ नहीं किया गया है? सबसे पहला वही पॉइंट, सप्लाई और सर्विसेज। अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ दो केस में एलिजिबल है, या तो वो प्रोविज़न ये वाला है ना, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज है, फूड ड्रिंक्स का बिजनेस है तो आप अलाउड है। ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसे कोई भी गुड्स या ऐसी कोई भी सर्विस जिसके ऊपर जीएसटी के अंदर टैक्स नहीं लग रहा है, यानी जीएसटी जिसके ऊपर नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे दो ही मेन बिज़नेस है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, एक अल्कोहल का बिज़नेस है और एक पेट्रोलियम का बिज़नेस है। इन दोनों पे जीएसटी नहीं लगता और इन दोनों के बिज़नेस वालों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई का मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट में। ठीक है। यानी आप अपनी स्टेट से बाहर जाके सेल कर नहीं सकते हो। अगर आप सेल करते हो तो आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हो, जिनकी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होती है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट। ठीक है। तो आप जीएसटी ही आप यूज़ करेंगे, क्योंकि वो आईजीएसटी के अंदर आ जाता है, आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जो कि अगर आप वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर ये नोटिफाइड गुड्स हैं जो अगर आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। पहला क्या है, आइसक्रीम, फिर है पान मसाला, फिर है एरेटेड वाटर, टोबैको, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन रूफिंग टाइल्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स। अगर आप ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भी आप कंपोजिशन लेवी स्कीम में एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जैसे मान लो कोई आदमी है, उसका जयपुर में बिज़नेस है पर वो दिल्ली में आके अपना बिज़नेस करता है 5-6 दिनों के लिए, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। ठीक है। ऐसे लोग जो इर्रेगुलर बिजनेस करते हैं वो भी इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होते। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी इसमें एलिजिबल नहीं होता है। और अगर आप ई कॉमर्स पे अपना गुड्स बेच रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ई कॉमर्स में टीडीएस के थ्रू पहले ही सोर्स पे ही आपका टैक्स कट जाता है, तो इसीलिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम में यहाँ पे भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है।
अच्छा, कुछ कंडीशंस एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो फॉलो करनी पड़ती है किसी भी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम वाले को। ये सिमिलर है इसके सिमिलर ही है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ना तो वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। यही हो गया सेम। फिर है जो आप गुड्स खरीद रहे हैं, ये ध्यान देना, जो आप गुड्स खरीद रहे हैं स्टॉक के लिए, यानी जो रॉ मटेरियल है आपका, वो आप ना तो अपने स्टेट से, अपने राज्य से बाहर से ना लाए हो। पहली बात, इंटर स्टेट सप्लाई ना हो वो, ठीक है। एक तो अपने स्टेट से भी बाहर नहीं लाना, एक ऐसा भी नहीं कि इंडिया से ही बाहर से उठा के ले आओ गुड्स, तब भी नहीं माना जाएगा आपको कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंदर। इसके अलावा अगर आपकी कोई ब्रांच है जो आपकी स्टेट से, मान लो दिल्ली में है, ठीक है, और आप मुंबई की ब्रांच से कुछ गुड्स ले रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप दूसरी ब्रांच से ले सकते हैं, पर दिल्ली में ही होनी चाहिए वो ब्रांच, ठीक है। इसके अलावा आप गुड्स जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से नहीं बाय कर सकते हैं, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है वो आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से करेंगे तो एक ही केस में अलाउड है, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म से पेमेंट करते हैं उसको तो अलाउड है। जहाँ जहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म एप्लीकेबल है आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं नोटिफाइड गुड्स, जो हमने अभी पढ़ा था ना, आइसक्रीम, पान मसाला वगैरह, अगर ऐसे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भी आप अलाउड नहीं है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में। इसके अलावा जब भी आप कोई बिल बनाएंगे या आपका कोई नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके पास कस्टमर आएंगे उनको पता रहना चाहिए कि आप GST चार्ज नहीं कर रहे हैं, और आप कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनको बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आप एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। इसके बाद आ जाता है कि आप गवर्नमेंट को ये कैसे बताएंगे कि मुझे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आना है, यानी इंटीमेट कैसे करेंगे गवर्नमेंट को। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो GST के लिए आप अप्लाई करेंगे जब, तब उसी फॉर्म में एक ऑप्शन होता है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का, उसमें आप टिक कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ऑलरेडी GST में एनरोल्ड थे, तो आप एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म GST CMP 2। इस फॉर्म के थ्रू आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि मुझे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल इसको डिक्लेयर करना पड़े, एक बार ही डिक्लेयर कर देंगे तो काफ़ी है। अब मेन पॉइंट, रेट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स लिया जाएगा भाई मेरे से टर्नओवर के ऊपर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, नोटिफाइड गुड्स के अलावा वाले मैन्युफैक्चरर कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो CGST पे 0.5% लगेगा, SGST 0.5% लगेगा, यानी टोटल आपको 1% देना है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए की टर्नओवर है आपकी, तो 1% आपको GST उसके ऊपर देना पड़ेगा कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम पे, ठीक है। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो 2.5% और 2.5%, यानी टोटल 5%। अगर आप ट्रेडर हैं तो 0.5%, 0.5%, टोटल 1%। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये 1% निकालेंगे या 5% निकालेंगे तो आप किसके ऊपर निकालेंगे? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या रेस्टोरेंट सर्विसेज कर रहे हैं तो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड दोनों गुड्स को लिया जाएगा, उनके ऊपर ये चार्ज किया जाएगा, ठीक है। पर अगर आप ट्रेडर हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स पे चार्ज किया जाएगा, ठीक है, एग्जेम्प्टेड पे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे मान लेते कि मेरा 1 लाख की टैक्सेबल सप्लाईज़ है और 50,000 की एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ है, तो अगर मैं ट्रेडर हूँ तो 1% 1 लाख के ऊपर लगेगा, 1,50,000 के ऊपर नहीं। ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज पे 1,50,000 पे ही 1% या 5% लगाया जाएगा, ओके। अच्छा, अब मैंने बताया था ना कि जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम होती है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नहीं होती है, तो सरकार ने बोला चलो उनके ऊपर भी दया खाते हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम लाई है। अब इसके अंदर वो लोग एलिजिबल नहीं हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, यानी गुड्स बेचने वाले भी एलिजिबल नहीं हैं और रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो बाकी जितनी भी सर्विस वाले हैं, अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से कम है तो वो इस स्कीम में एलिजिबल हैं, ठीक है।
और इसमें एक कंडीशन है, ये जो स्कीम आई थी ना ये 2019 में आई थी, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद वाले और 1 अप्रैल 2019 वाले जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है उनको ही इस स्कीम में एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, कितना रेट लगेगा उनके ऊपर? 3% CGST, 3% SGST और टोटल 6% GST आपको पे करना पड़ेगा अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम में एनरोल करना चाहते हैं। तो इस स्कीम के अंदर कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता? वही जो ट्रेडर्स ऑफ गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स हैं या रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले हैं जो ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में आ गए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा सर्विस आप बना रहे हैं जिसके ऊपर GST नहीं लग सकता। ठीक है, तीसरा कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हो, कोई ऐसा पर्सन जो ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहा हो अपनी सर्विसेज, या फिर आप नोटिफाइड सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं। जो नोटिफाइड सर्विसेज थी ना आइसक्रीम पान मसाला वाली, वो तो अगर आप इन सब में हैं तो फिर आप इस ऑल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, बस यही था कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू कमेंट। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी मेहनत जाती है एक वीडियो बनाने में। सो थैंक यू।